हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं शालाक्य तंत्र के अंदर एक और मॉडर्न डिजीज एल्स डिजीज के बारे में। ठीक है, एल्स डिजीज जो होती है उसको हम एक और नाम से जानते हैं इडियोपैथिक रेटाइनल पेरीफ्लेबाइटिस। क्या नाम से जाना जाता है? इडियोपैथिक रेटाइनल पेरीफ्लेबाइटिस। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए वर्ड पे ही जाइए। पेरीफ्लेबाइटिस, आइटिस वर्ड जुड़ा हुआ है, मीन्स इन्फ्लामेशन तो होगा। ठीक, क्या है फिर? पेरीफ्लेबाइटिस, पेरी मतलब पेरीफेरी में। ठीक है, तो क्या हो रहा है? आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है पेरीफेरी में। कहाँ की पेरीफेरी में? रेटाइनल मतलब रेटिना की पेरीफेरी में इन्फ्लामेशन होना, जिसका कारण कैसा है? इडियोपैथिक है, मतलब पता नहीं है, किसी भी कारण से हो सकता है। उसका जो कारण है, कोज है, अभी तक अननोन है। ठीक है, तो इडियोपैथिक कारण की वजह से क्या हो जाना? रेटिना की जो पेरीफेरी है वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? एल्स डिजीज कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इडियोपैथिक रेटाइनल पेरीफ्लेबाइटिस। एक और बार समझाता हूं, हम बात कर रहे हैं क्या कि भाई एल्स डिजीज क्या है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है इडियोपैथिक रेटाइनल पेरीफ्लेबाइटिस। मैं बोल रहा हूं पीछे आइटिस लगा हुआ है, मींस इन्फ्लामेशन तो होगा। इन्फ्लामेशन होगा कहां पर? पेरीफ्लेबाइटिस मतलब पेरीफेरी में, तो पेरीफेरी में इन्फ्लामेशन होगा। कहां की पेरीफेरी में? रेटाइनल मतलब रेटिना की पेरीफेरी में इन्फ्लामेशन होना, जो कैसा है? इडियोपैथिक है, मींस जिसका कारण अननोन है। ठीक है, तो अननोन कारण से रेटिना की पेरीफेरी में इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? एल्स डिजीज कहलाता है। चलिए और समझते हैं इसको। कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्कुलर इन्फ्लामेशन इन द पेरिफेरल रेटिना। ठीक है, हो क्या रहा है भाई? अभी मैंने बोला आपको क्या हो रहा है? रेटिना की पेरिफेरी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो इन्फ्लामेशन कैसा है? वेस्कुलर इन्फ्लामेशन है। वेस्कुलर इन्फ्लामेशन मतलब वेन्स के अंदर होने वाला इन्फ्लामेशन। तो यहां पर बोल रहे हैं कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्कुलर इन्फ्लामेशन इन द पेरिफेरल रेटिना। रेटिना की पेरिफेरी में पाई जाने वाली वेन्स के अंदर क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाएगा? एल्स डिजीज कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कारण की। तो कारण तो मैंने आपको शुरू से बताया, क्या बोल रहे हैं अपन? इडियोपैथिक डिजीज है, मतलब इसके कारण अननोन है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स बताती है कि क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि एक्सोजिनस एजेंट के रिस्पॉन्स में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के होने की वजह से यह होता है कि कोई भी एक्सोजिनस सब्सटेंस क्या होगा? आंख के अंदर जाएगा तो क्या होगा? हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट जाएगा और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होगी, और उसकी वजह से कभी कभी क्या देखने को मिलता है? एल्स डिजीज देखने को मिलती है। रेटिना की पेरीफेरी की जो वेन्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट हेल्दी यंग एडल्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या होता है? मोस्ट कॉमन किसके अंदर होगा? जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करें कि इसके अंदर सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे। तो यहां पर क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो सिम्टम है उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? पेशेंट एसिम्टोमेटिक इन द इनिशियल स्टेज। ठीक है, जो प्रारंभिक अवस्था रहेगी, जो इनिशियल स्टेज रहेगी, वहां पर जो पेशेंट होगा वो कैसा रहेगा? एसिम्टोमेटिक रहेगा। उसके अंदर किसी भी तरह के लक्षण हमें देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा? फ्लोटर्स देखने को मिलेंगे। फ्लोटर्स का मतलब होता है आंखों का चौंधिया जाना। ठीक है, तो फ्लोटर्स देखने को मिलेंगे। ब्लरिंग विजन देखने को मिल सकता है। विट्रियस हेमरेज देखने को मिलेगा। विट्रियस हेमरेज इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर जो रेटिना की पेरीफेरी है वो कहां से अटैच? एक तरह से विट्रियस चेंबर से अटैच है। तो कभी कभी क्या होगा? वहां की जो वेन्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा और वहां पर कंजेशन भी होगा। जब अभी आगे आपको बताने वाला हूं, तो कंजेशन होने की वजह से वो वेन्स जो रहती है वो कभी कभी रप्चर हो जाती है, लीक आउट हो जाती है। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? विट्रियस हेमरेज देखने को मिलेगा। बाइलेटरल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब दोनों आंखों के अंदर हमें एल्स डिजीज देखने को मिल सकती है। तो सिम्टम क्या है भाई? इनिशियल स्टेज के अंदर जो पेशेंट्स रहेंगे एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, किसी भी तरह के लक्षण उनके अंदर नहीं रहेंगे। बाद में हमें क्या देखने को मिल सकता है सिम्टम के अंदर? फ्लोटर्स देखने को मिल सकते हैं, मींस आंखें चौंधिया जाती है बार बार। ब्लरिंग विजन देखने को मिलेगा। विट्रियस हेमरेज देखने को मिलेगा। और ये जो होता है हमारी एल्स डिजीज, इसका बाइलेटरल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब ये दोनों आंखों के अंदर होती है। चलिए आगे देखते हैं साइन क्या होंगे। साइन के अंदर आपको लिखना है इन इन्फ्लामेटरी स्टेज कंजेशन ऑफ पेरिफेरल वेन्स इज प्रेजेंट। तो यहां पर क्या हो रहा? हमने जो डिजीज के बारे में बात करा, डिजीज एल्स डिजीज है ही क्या कि भाई जो रेटिना की पेरीफेरी है वहां की वेन्स के अंदर इन्फ्लामेशन होना। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। लेकिन वह क्यों होगा? ड्यू टू कंजेशन। यहां पर क्या होगा? कंजेशन होना, मतलब एक तरह से मोस्ट ऑफ जो कंजेशन होते हैं वेनस एंड पे होते हैं, और कंजेशन होना मतलब एक तरह से वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होना। उसके आगे क्या देखने को मिलेगा? सुपरफिशियल हेमरेज प्रेजेंट। यहां पर क्या होगा? हमें सुपरफिशियल हेमरेज भी देखने को मिल सकता है।
तो हमने जैसे अभी बात करी थी सिम्टम के अंदर विट्रियस हेमरेज देखने को मिल रहा है, तो साथ ही साथ जब अगर वो स्टार्टिंग में होगा, इनिशियल स्टेज में होगा, तो पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल हेमरेज देखने को मिलेगा। बाद में वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, विट्रियस हेमरेज के अंदर। आगे देखिए, रिकरेंट विट्रियस हेमरेज ड्यू टू ब्लीडिंग फ्रॉम वेसल्स। तो अभी मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, पहले क्या होता है, कंजेशन होता है वेन के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, और या अगर आगे बढ़ जाए और क्रोनिक हो जाए तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल से जो वेन से वो कैसी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, लीक आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां से क्या होगा, हेमरेज होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रियस हेमरेज के रूप में देखते हैं। आगे बात करें, नियोवेस्कुलराइजेशन प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इस्चीमिया एंड नॉन इस्चेमिक रेटिना। क्या बोल रहे हैं कि भाई नियोवेस्कुलराइजेशन हो जाता है कहां पे, भाई जो रेटिना है वहां पर इस्चीमिया होता है। इस्चीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने बात करी क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है मींस कहां हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन, वेन के अंदर, तो ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, और ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है तो वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी, ब्लड सप्लाई भी कम होगी, जिसकी वजह से वहां पर इस्चीमिया देखने को मिल रहा है। तो जो इस्चेमिक एरिया है रेटिना का, वहां पर तो नियोवेस्कुलराइजेशन दिखेगा ही दिखेगा, जो नॉन इस्चेमिक एरिया है रेटिना का, वहां पर भी नियोवेस्कुलराइजेशन देखने को मिलेगा। नियोवेस्कुलराइजेशन का मतलब क्या, नई वेसल्स का फॉर्म हो जाना। अब हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कंजेशन की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, तो क्या करेगा, ब्लड तो पहुंचाना है बॉडी को, तो नए चैनल्स बन जाएंगे, कोलेट्रल्स बन जाएंगे, जिसको हम किस रूप में देख रहे हैं, नियोवेस्कुलराइजेशन के रूप में देख रहे हैं। अब ये कंडीशन जो हो रही है हमारी एल्स डिजीज, यदि और सीवियर रूप में चली जाए, और सीवियर कंडीशन हो जाए, तो वहां पर कॉम्प्लिकेशन बन जाएंगे किसके रूप में, नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा के रूप में। अब भाई नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा क्या होता है, हमने ग्लूकोमा पढ़ा था, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी आप देख लें। तो यहां पर क्या होगा, नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा। नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा का मतलब क्या होता है, वहां पर हमने सेकेंडरी ग्लूकोमा को ज्यादा डिटेल नहीं किया था, लेकिन यहां थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको। नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है वो क्या होता है, और क्रोनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वहां पर क्या होगा, फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, कहां पर, एंटीरियर चेंबर के अंदर। क्या बोल रहा हूं मैं, सेकेंडरी जो ग्लूकोमा रहता है वो और क्रोनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वहां पर जो एंटीरियर चेंबर रहता है वहां पर क्या होता है, फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा बोलते हैं। क्योंकि यहां पर नई चीज बन रही है, नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा, नई चीज बन रही है। नई चीज क्या बन रही है, फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा। तो यदि हमारी एल्स डिजीज क्रोनिक फॉर्म में जाएगी तो वहां पर और कॉम्प्लिकेशन अराइजेस हो सकते हैं, उसमें क्या है, नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा। आगे बात करते हैं विट्रियो रेटिनोपैथी। विट्रियो रेटिनोपैथी भी वहां पर कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिल सकती है। भाई इसके अंदर क्या होगा, देखिए विट्रियो और रेटिनो मतलब विट्रियस चेंबर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और रेटिना भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है वो दोनों ओर बन जाएगी, जो हमारी रेटिना की पेरिफेरी रहती है और विट्रियस का भी कुछ पार्ट रहता है चेंबर का, उन दोनों में क्या हो जाता है, कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्यूलर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं विट्रियो रेटिनोपैथी, जो भी क्या है, एल्स डिजीज का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यदि एल्स डिजीज ज्यादा क्रोनिक फॉर्म में चेंज हो जाए। आगे देखिए डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा, फंडस फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी के द्वारा और फंडस एग्जामिनेशन के द्वारा। किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा, फंडस फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी के द्वारा और फंडस एग्जामिनेशन के द्वारा। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट की, भाई इसको ठीक कैसे किया जाए, तो यहां पर दो तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल को समझते हैं पहले। मेडिकल के अंदर क्या करते हैं भाई, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो यहाँ पर स्टीरॉइड का यूज किया जाएगा, और स्टीरॉइड भी कौन से, कोर्टिको स्टीरॉइड का यूज किया जाएगा इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। और क्या कर सकते हैं, लेजर फोटोकोगुलेशन कर सकते हैं। लेजर फोटोकोगुलेशन के अंदर क्या करते हैं, यूजिंग ए लेजर टू श्रिंक और डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल स्ट्रक्चर इन द रेटिना। भाई लेजर फोटोकोगुलेशन में करते क्या है, हमने अभी बात करी, वहां पर क्या हो रहा है, नियोवेस्कुलराइजेशन हो रहा है, नई जो वेन्स है वो फॉर्म हो रही है, वो भी क्या करेगी, एक तरह से वो एबनॉर्मल है क्योंकि आई स्ट्रक्चर के अंदर वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बन रही है ड्यू टू एल्स डिजीज। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो लेजर फोटोकोगुलेशन है उसके द्वारा जो एबनॉर्मल वेसल्स बन रही है उनको लेजर का यूज करके वहां से हटा देंगे, जिसको हम बोलते हैं लेजर फोटोकोगुलेशन। आगे देखिए सर्जिकल के अंदर क्या करेंगे, विट्रियो रेटिनल सर्जरी।
विट्रियोरेटाइनल सर्जरी के अंदर क्या करेंगे, रिमूव ब्लड और अदर सब्सटेंस, जैसे हमने अभी बात करी, क्या हो रहा है वहां पर, विट्रियस हेमरेज हो रहा है, सुपरफिशियल हेमरेज हो रहा है, नियोवेस्कुलराइजेशन हो रहा है, तो इन सभी को हटाने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर होती है विट्रियोरेटाइनल सर्जरी, जिसके अंदर हम ब्लड को या फिर जो अनदर एबनॉर्मल सब्सटेंस है उनको हटा देते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, लाइट को रेटिना पर फोकस होने से ये चीजें रोकती है। क्या करते हैं, जो ब्लड है, जो हेमरेज हो रहा है, विट्रियस हेमरेज हो रहा है, सुपरफिशियल हेमरेज हो रहा है, नियोवेस्कुलराइजेशन हो रहा है, ये सभी क्या करते हैं, लाइट को रेटिना पे फोकस होने से रोकते हैं। तो हम क्या करते हैं, विट्रियोरेटाइनल सर्जरी के द्वारा इन सभी को वहां से हटा देते हैं ताकि प्रॉपर रूप से फोकस हो सके। तो यहां पर हम एल्स डिजीज को ठीक करने के लिए विट्रियोरेटाइनल सर्जरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो एल्स डिजीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।